तो वेलकम गाइस, वेलकम टू डे 31 ऑफ डेली पीवाईक्यू सेशंस में। और आज हम इकोनॉमी के पीवाईक्यू देखेंगे। और इस पीवाईक्यू सेशन में ना सिर्फ हम यूपीएससी के पीवाईक्यूज को डिस्कस करते हैं, उसके थ्रू रिवीजन करने की कोशिश करते हैं, बल्कि इनके हर एक ऑप्शन पे भी हम रिसर्च करने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल ऐसे, ताकि जो भी रिपीटेड क्वेश्चन हो वो आप बिल्कुल इजीली, कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन इस साल भी रिपीटेड थे, तो वो सारे क्वेश्चंस आप इजीली अगले साल लगा पाओ। इसके लिए ये पूरी सीरीज चली हुई है, राइट। और अभी हम इकोनॉमी भी साथ में, पॉलिटी के लेक्चर भी आते रहेंगे, साथ में इकोनॉमी के लेक्चर भी आते रहेंगे, ताकि ये सब चीज़ें साथ में कवर होती जाए। अभी हम 2022 के लेटेस्ट इकोनॉमी के पीवाईक्यूज को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन पहला था कि रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट एंड रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी आर रिलेटेड टू द प्रोविजंस ऑफ लीडिंग। अगेन, ये जो क्वेश्चन था, ये CAPF में आया हुआ था, पहले CDS में आया हुआ था, राइट। CDS में बिल्कुल इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के ऐसे ही एक दो इंस्ट्रूमेंट दिए गए थे, जो कि न्यूज में इसलिए थे बिकॉज आपके श्रीलंका क्राइसिस के टाइम पे, राइट, दे अवेल्ड दीज इंस्ट्रूमेंट्स, दे अवेल्ड रैपिड सपोर्ट ऑफ IMF अंडर दीज इंस्ट्रूमेंट्स, इसलिए ये न्यूज में थे। और इसीलिए यूपीएससी आस्क्ड दिस क्वेश्चन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और इसके साथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है गुरु कि IMF के कुछ जो अदर कंसेशनल बोरोइंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, राइट। IMF की जो बोरोइंग होती है, ये दो तरीके की होती है। एक होता है आपका कंसेशनल बोरोइंग, एक होता है आपका नॉन कंसेशनल बोरोइंग्स। नॉन कंसेशनल बोरोइंग्स में आपको, राइट, बहुत सारी कंडीशंस वहाँ पे उनके द्वारा लगाई जाती है, जिसे आप IMF के स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम भी कहते हैं, SAP। तो SAP के अंडर जो आप बोरोइंग नहीं ले रहे हो, दे आर कंसेशनल बोरोइंग प्रोग्राम्स। और ये एकदम से रैपिड फाइनेंसिंग के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, बिल्कुल एकदम फास्ट, अगर आपको रैपिड फाइनेंसिंग चाहिए होती है, राइट, एट जीरो इंटरेस्ट रेट आपको इसमें लोन मिलता है। ये कुछ नाम आपने याद रखने हैं, राइट। स्टैंड बाय एग्रीमेंट या फिर स्टैंड बाय क्रेडिट फैसिलिटी, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, एक्सटेंडेड क्रेडिट फैसिलिटी, ये दो नाम तो याद रख ही लेने हैं, क्योंकि ये CDS में पूछे गए थे और CAPF में पूछे गए थे। इतने इंपॉर्टेंट है, अगले साल फिर से पूछे जाए तो ऐसा मत बोलना कि कहाँ से पूछे गए, राइट। पॉलिसी कोऑर्डिनेशन इंस्ट्रूमेंट एंड पॉलिसी सपोर्ट इंस्ट्रूमेंट, ये भी साथ में आपने देख लेना है कि क्योंकि ये सारी चीजें ना न्यूज में रहती है, इसीलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके साथ आपने ब्लैक स्वान इवेंट भी याद रखना है, राइट, क्योंकि RBI की स्टडी में इस साल ये ब्लैक स्वान इवेंट ये मेंशन किया गया था कि भैया हम जो है, राइट, देयर इज अ मेजर ग्लोबल रिस्क सिनारियो फॉर ए ब्लैक स्वान इवेंट। और ये ब्लैक स्वान इवेंट क्या होता है इकोनॉमी में? इट इज अ रेयर एंड अनप्रिडिक्टेबल इवेंट, राइट, रेयर एंड अनप्रिडिक्टेबल इवेंट दैट कैन सरप्राइज द वर्ल्ड, राइट। ये रेयर होता है, सीवियर इम्पैक्ट इसका होता है। फॉर एग्जांपल 2008 का जो आपका इवेंट है, दिस इज अ ब्लैक स्वान इवेंट। और आज भी, राइट, आज भी आप जब देखेंगे कि देयर इज अ सिलिकॉन वैली बैंक का कोलैप्स, दिस कैन आल्सो बी डब्ड एज ए ब्लैक स्वान इवेंट, क्योंकि ये प्रिडिक्टेबल नहीं था, रेयर था, एकदम से आया। और इफ देयर आर एनी इकोनॉमिक फॉलोआउट्स ऑफ दिस इवेंट, देन दिस वुड आल्सो बी टर्म्ड एज ए ब्लैक स्वान इवेंट। ये एकदम से रैपिड कुछ ऐसा इवेंट है जिससे कि सीवियर इकोनॉमिक इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा ग्लोबल स्केल पे। दे आर नोन एज ब्लैक स्वान इवेंट्स, राइट। टर्म आ जाए तो देख लेना। देन कम्स कि विथ रेफरेंस टू इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो गए, नीर रीर लेना देना फलाना ढिमकाना, उन्होंने कुछ भी इससे एलिमिनेट कर दिया। ऑप्शंस ऑफ यूपीएससी आर ऑलवेज हेल्पिंग यू, दिस इज व्हाई पीवाईक्यू का आपको एनालाइज करना चाहिए। आपको हो सकता है नियर रियर की बहुत नॉलेज नहीं हो, लेकिन इतना तो पता है, जब भी आपका एक्सचेंज रेट बढ़ेगा, जब भी आपका एक्सचेंज रेट बढ़ेगा, इट मीन्स आपका रूपी एप्रिशिएट हो रहा है। एप्रिशिएट, भले ही वो नियर हो चाहे वो रीर हो, एक्सचेंज रेट बढ़ेगा, इट मीन्स रूपी आपका एप्रिशिएट होगा ही होगा। और रूपी के एप्रिशिएट होने से आपके जो एक्सपोर्ट्स हैं वो नेगेटिवली इम्पैक्ट होंगे। ये बात तो सही है, बस यहाँ आ जाओ कि इंक्रीज इन द रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इंडिकेट्स एन इम्प्रूवमेंट इन द ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस। झूठ बात बोल रहा है, बिल्कुल इसके अगेंस्ट जा रहा है। बस दो को एलिमिनेट कर दो, एलिमिनेट कर दो, एलिमिनेट कर दो, सी इज योर राइट आंसर। बस यही मार्क करना था, यही देखना था। अब यहाँ से अगले साल के लिए हमने जो उठाई ये बात,
वो ये क्योंकि यूपीएससी का लॉजिक कहता है, यूपीएससी खुद कह रहा है ना। अगेन इसकी एक्सप्लेनेशन ढूंढने जाओगे इस स्टेटमेंट 3 की तो आपको, मैंने बहुत इसको खोजा कहीं पे आर्टिकल में मिल जाए तो एक आर्टिकल में बस मुझे ये लाइन चिपकी हुई वहां पे मिली, वहीं से ये इन्होंने उठाई हुई थी। बाकी इसकी एक्सप्लेनेशन मुझे नहीं मिली कि किस तरीके से रियर और नियर के बीच डाइवर्जेंस इंक्रीज होता है ड्यू टू इन्फ्लेशन। लेकिन अभी के लिए आपने, क्योंकि यूपीएससी ये मान चुका है कि इन्फ्लेशन अगर होगा तो नियर और रियर के बीच आपको डाइवर्जेंस देखने को मिलेगा। इट मीन्स नियर बढ़ेगा या रियर घटेगा, राइट। ये जो है आपका, ये डाइवर्जेंस वाला जो सिस्टम है ये आपको देखने को मिलेगा, और ये आपने फ्यूचर के लिए कहीं भी अपने नोट्स में लिख देना है कि अगर इन्फ्लेशन होगा तो नियर और रियर के बीच डाइवर्जेंस होगा, राइट। सो बाकी ये तो एकदम सही बात है कि नियर में अगर एप्रिसिएशन होगा तो, राइट, रूपी, राइट, रूपी आपका एप्रिशिएट होगा। सी इज योर आंसर। नीर और रीर के बारे में अगर थोड़ा और जानना हो तो अगेन सिंपल बातें याद रखना, नीर में और रीर में दोनों में हम जो है आजकल 40 करेंसी की बास्केट ले रहे हैं, राइट। इफेक्टिव एक्सचेंज रेट हम इसीलिए इसको बना रहे हैं। इनफैक्ट मैंने कल की अपनी अनअकैडमी की फ्री क्लास में ये बात डिस्कस भी करी थी कि कैसे ये नीर और रीर काम कर रहा है, राइट। इस पे मैं अलग से एक पूरा लेक्चर भी लूंगा ताकि अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ कि नीर और रीर काम कैसे करते हैं। अभी के लिए समझो कि नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट में डेफिनेटली आप 40 कंट्री की करेंसीज ले रहे हैं, लेकिन करेंसीज को जो वेटेज मिल रही है वो इस बेसिस पे मिल रही है कि कौन सी करेंसी में हम ज्यादा ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, राइट। उस बेसिस पे आप रूपी का नीर वैल्यू उसके साथ एडजस्ट कर रहे हो। रीर में भी आप 40 ही करेंसी ले रहे हैं, राइट। हालांकि 6 अदर कंट्रीज के लिए अलग से एक हमारा रीर निकलता है, लेकिन जो इन 40 करेंसी की वेटेज रीर कैलकुलेट करते हुए आप दे रहे हो वो ट्रेड के बेसिस पे दे रहे हो कि कौन सी कंट्री के साथ हम कितना ट्रेड कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, उतनी उस कंट्री की करेंसी को हम वेटेज देंगे, उस हिसाब से हम एक रिलेटिव वैल्यू एस्टेब्लिश करेंगे। यहाँ करेंसी में ट्रांजेक्शन को महत्व मिल रहा था, यहाँ ट्रेड को महत्व मिल रहा था। बस सिंपल बात यही है, इसी से आपका नीर और रीर निकलता है। इनफैक्ट नीर के लिए आपने याद रखना है कि ये जो है, राइट, ये आपके क्या कहते हैं, ये देखो ये डिस्क्रिप्शन एक सी लगती है, राइट। हालांकि बहुत क्लैरिटी नहीं है आपको, अदरवाइज कंफ्यूजन होती रहेगी। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द टू। दूसरी बात आपने याद रखना है कि इंडिया में आरबीआई है जो कि नीर और रियर को कंपाइल करता है, राइट, कंपाइल करता है, इसकी इंडाइसेस को कंपाइल करता है। तीसरी बात याद रखना है कि नियर को आप इन्फ्लेशन एडजस्टेड नहीं करते हो, राइट। इसमें इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट नहीं होती है, इट इज नॉट एडजस्टेड टू इन्फ्लेशन। लेकिन रियर इज एडजस्टेड टू इन्फ्लेशन, मतलब इन्फ्लेशन के इफेक्ट को एक्सक्लूड कर दो तो आपका रियर आ जाएगा, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। सिंपल बात है। हालांकि इस पे मैं डेफिनेटली अभी 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 लेक्चर लूंगा, और लेक्चर अपलोड होगा इकोनॉमी में, देखते रहिएगा नीचे प्लेलिस्ट में, वहां मैं एक्सप्लेन करूंगा चीजों को। देन विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इफ द इन्फ्लेशन इज टू हाई, आरबीआई इज लाइकली टू बाय द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ये एकदम झूठ बात है, यही एलिमिनेट करो। दिस इज वाई यूपीएससी हेल्प्स यू। हटाओ हटाओ हटाओ, क्योंकि अगर आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी लेगी तो कुछ तो देगी, देगी क्या? रुपया। और हमें पता है अगर रुपया मार्केट में गया तो रुपए की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, रूपी की वैल्यू डिक्रीज होने का मतलब इन्फ्लेशन का इंक्रीज होना। समझ गए बात को? क्योंकि रूपी एक्सेस हो गया, आरबीआई ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ली, लोगों को रुपया दिया, और रुपया अगर मार्केट में गया तो इसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, इसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी तो इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाएगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है, हटाओ इसे, बी 2 और 3 लगाओ, बाकी आपको देखना ही नहीं था। दिस इज हाउ एलिमिनेशन वर्क्स, राइट। ये 2022 का क्वेश्चन है, टफेस्ट क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है। ऐसे, इफ द रूपी इज रैपिडली डेप्रिशिएटिंग, आरबीआई इज लाइकली टू सेल डॉलर इन द मार्केट। बिल्कुल सही बात है। एंड इफ क्योंकि देखो डॉलर जैसे ही मार्केट में जाएंगे तो रूपी के मुकाबले डॉलर का इन्फ्लो बढ़ेगा, और जिसका इन्फ्लो बढ़ेगा उसके मुकाबले रूपी तो स्ट्रांग होगा ही होगा। सही बात है। इंटरेस्ट रेट इन यूएसए एंड यूरोपियन यूनियन वर टू फॉल, दैट इज लाइकली टू इंड्यूस बाय डॉलर्स। सिंपल बात है कि अगर यूएसए में और ईयू में इंटरेस्ट रेट फॉल हो जाता है ना गुरु, तो लोग क्या करेंगे, वहां के बैंकों से, वहां के बैंक्स से वो लोन लेंगे, और वहां से लोन लेके वो इंडियन बैंक में पार्क कर देंगे अपने फंड, क्योंकि इंडिया में उनको मिल रहे हैं 7% इंटरेस्ट रेट, वहां मिल रहा है 1% इंटरेस्ट रेट, तो वो वहां से लोन लेके इंडिया में पार्क कर देंगे फंड। इस वजह से इंडिया में डॉलर का इन्फ्लो बढ़ जाएगा। डॉलर का इन्फ्लो बढ़ेगा तो रूपी एप्रिशिएट हो जाएगा, रूपी एप्रिशिएट हो जाएगा तो गुरु एक्सपोर्ट पे हमारे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। यही बचाने के लिए, यही हटाने के लिए आरबीआई क्या करेगा, सख्त कर देगा, इस डॉलर को ले लेगा,
तो आपका B2 and 3 स्टेटमेंट सही है। G20 का कॉमन फ्रेमवर्क न्यूज में था गुरु, इस बार पेरिस क्लब पढ़ के जाना, क्योंकि तभी मैं बोलता हूँ कि इसके यूपीएससी के ऑप्शंस पे रिसर्च करना, ये आपने बहुत न्यूज में सुना होगा, राइट। ये दोनों बातें आपकी सही है। इट इज एन इनिशिएटिव एंडोर्स्ड बाय G20 विद पेरिस क्लब, सही बात है। पेरिस क्लब में आपको 22 के आसपास मेंबर देखने को मिलेंगे, और ये एक ऐसा ग्रुप है जो कि मेजर क्रेडिटर कंट्री है। क्रेडिटर कंट्री का मतलब है कि ये लोन बांटते हैं लोगों में, और ऑल द कंट्रीज ऑफ पेरिस क्लब दे आर OECD members as well, OECD members as well. It means China is not a member of पेरिस क्लब, सिंपल बातें, राइट। सो ये बातें आपने याद रखनी है। पेरिस क्लब अगले साल आ सकता है। इट इज एन इनफॉर्मल ग्रुपिंग जो कि इसीलिए बना है कि जो डेट लेडन कंट्रीज है, जो गरीब कंट्रीज है, उनकी इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी को आप कैसे देखो, राइट। एंड इट इज एन इनिशिएटिव टू सपोर्ट द लो इनकम कंट्रीज विद अनसस्टेनेबल डेट, सही बात है दोनों। पेरिस क्लब पढ़ के जाना, जरूर पढ़ के जाना। एंड ये कुछ बाकी इनिशिएटिव है। बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड G7 का इनिशिएटिव है, याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, और ये इन चीजों पे फोकस कर रहा है। कार्बिस बे डिक्लेरेशन, याद रखना गुरु, ये क्वेश्चन बन सकता है, राइट। यहाँ से वो क्वेश्चन इतने माइन्यूट स्केल से वो क्वेश्चन उठाएंगे। ये डिक्लेरेशन जब आपका कॉर्नवॉल में मीटिंग हुई थी G7 कंट्रीज की, उस वक्त इन्होंने कार्बिस बे डिक्लेरेशन दिया था, एकदम समंदर में खड़े होकर के G7 कंट्रीज ने। इंडिया भी इसमें पार्टिसिपेंट था, और ये फ्यूचर पेंडेमिक को रोकने के लिए एक इनकी डिक्लेरेशन थी। ऐसे ही ग्लोबल गेटवे प्रोजेक्ट न्यूज़ में था, ये यूरोपियन कमीशन का है, यूरोपियन यूनियन का। ये $300 बिलियन जो है यूरो जो है इन्वेस्ट करेंगे प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट अराउंड द वर्ल्ड, और ये चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को टैकल करने का एक मैकेनिज्म है। सो ऐसे ही रिसर्च वर्क के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस चैनल को, और अनअकैडमी पे भी बिल्कुल फ्री आप मेरे लेक्चर्स को देख सकते हैं, राइट। डेली हमारे वहाँ पे 2 लेक्चर्स डेली होते हैं, लाइव होते हैं, आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। PYQ पे रिसर्च हो रहा है, और साइंस एंड टेक का फुल कोर्स अपना चला हुआ है, बिल्कुल लेमेंस लैंग्वेज में। तो आप मुझे फॉलो उसके लिए कर सकते हैं। BST 2022 इसी कूपन कोड का यूज़ कीजिएगा अगर आपको करना है। 10% ऑफ तो नहीं, आजकल 20% ऑफ आपको मिल रहा है, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। एंड कमेंट में जरूर बताइए यार, पार्टिसिपेट कीजिए कि कैसे आपको ये लग रहे हैं लेक्चर, एंड शुड आई कंटिन्यू और नॉट, वगैरह वगैरह, लेना देना फलाना ढिमकाना। टेक केयर, बाय बाय, कीप शेयरिंग, कीप लविंग, एज ऑलवेज लव यू ऑल।